सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। कोटिया रोड में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। बाइक सवार आए बदमाशों ने एक दुकान से गल्ला उठाकर भागने का किया प्रयास। बुजुर्ग दुकानदार ने खदेड़ कर पकड़ा। आसपास के लोगों की मदद से पहुंचाया गया हवालात। सिमरिया गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। घर की चारदीवारी को तोड़ा, खेतों को भी पहुंचाया नुकसान। दहशत में है इलाके के लोग। माइका एसोसिएशन ने की उपायुक्त से मुलाकात। सदर विधायक भी रहे मौजूद। बाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले की गई प्रेस वार्ता। बाबूलाल मरांडी पर झूठी क्रेडिट लेने के लिए साधा गया निशाना। रूरबन मिशन के तहत संवरेगी गिरिडीह के 20 पंचायत की किस्मत। डीडीसी के नेतृत्व में संपन्न हुई बैठक, तैयार हुआ मसौदा। और मानवाधिकार संघ का रौब दिखाकर एक दंपति ने मुफस्सिल थाने में किया हंगामा। थानेदार के साथ की बदसलूकी, पुलिस कर्मियों के साथ भी की मारपीट। थाने में देर तक चला इनका हाई वोल्टेज ड्रामा। अब खबरें विस्तार से। कोटिया गली रोड में शनि मंदिर के समीप 3 बाइक सवार अपराधियों ने 75 वर्षीय वृद्ध कारोबारी गोविंद भदौलिया को लूटने का प्रयास किया। घटना शुक्रवार की दोपहर की है, जब गोविंद अपने थोक किराना दुकान में अकेले थे। हालांकि इस दौरान इन्होंने एक अपराधी को अकेले ही दबोच लिया, जबकि 2 फरार हो गए। गिरिडीह शहर के कोटिया गली रोड में शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार 3 अपराधियों ने 75 वर्षीय वृद्ध कारोबारी को लूटने का प्रयास किया। कारोबारी गोविंद भदौलिया शनि मंदिर के समीप अपने थोक किराना दुकान में अकेले थे। कारोबारी को अकेले देखकर ही तीनों बाइक सवारों ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन गोविंद भदौलिया अकेले ही एक अपराधी से भिड़ गए। इतना ही नहीं, गोविंद भदौलिया के दुकान से गल्ला उठाकर भाग रहे अपराधी को जब कारोबारी भदौलिया ने अकेले ही दबोच लिया, तो अपने साथी का हाल देखकर दोनों बाइक सवार अपराधी गली के दूसरी छोर की तरफ भाग खड़े हुए। पूरे घटनाक्रम के दौरान तीसरे अपराधी के हाथ से गल्ला बीच रोड पर जा गिरा। गल्ले में रखे नगद रुपयों के साथ साथ लेन-देन के सारे कागज भी गली में बिखर गए। इधर तीसरा अपराधी इस दौरान छूटकर भागने के प्रयास में दिखा। इस बीच मदद के लिए कारोबारी ने हल्ला कर स्थानीय लोगों को जुटाया। आवाज सुनकर काफी संख्या में लोग जुटे और अपराधी की जमकर धुनाई कर दी। स्थानीय लोगों द्वारा पूछने पर उसने अपना नाम धनबाद के कतरास निवासी अविनाश राय बताया। पूछने पर अविनाश ने यह भी बताया कि उसके दोनों साथी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाठक हीर के रहने वाले पिंटू मरीक और शेरू मरीक है। इधर स्थानीय निवासी सतीश केडिया ने नगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंचे और लोगों के हत्थे चढ़े अपराधी को थाना ले गई, जहां पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूछताछ में अविनाश ने स्पष्ट किया कि फरार पिंटू मरिक और शेरू मरिक ने अविनाश को धनबाद से पैसे कमाने के नाम पर गिरिडीह बुलाया था। लिहाजा पुलिस अविनाश राय के साथ मिलकर फरार दोनों अपराधियों को दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। हम चोर नहीं बता रहे। रुको, कौन बोला तुमको चोरी करने के लिए? वो दोस्त था मेरा। कौन दोस्त है? नाम क्या है? नाम क्या है? पिंटू है। हाँ, कहाँ घर है तुम्हारा? हम यहाँ भी घर है और मेरा धनबाद में भी है। यहाँ कहाँ घर है? घाटाड़ में। नाम क्या है तुम्हारा? अविनाश। बाप का नाम क्या है? परमेश्वर। कौन बोला तुमको यहाँ से गल्ला लेके भागने के लिए? देखिए, पहले बोला कि पैसा मांगिए, ठीक है, हाँ। भाड़ा तुमको दे देंगे। किसी से मांगो तो एक वहाँ से मांगे आदमी, बोला कि भाई 100 रुपये दीजिए, नहीं दिया तो बोला कि ले लो यहाँ से। तो हम मांगे भी नहीं अंकल के, बोला गलवा ले लो। गलवा बोला ले लो, तो हम ले लिए। ठीक है, तो गला लेके तुम भागने लगा? मैं उसी को दिए पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ा तो वो भाग गया, हम छोड़ दिए। समूचा पेपर ऊपर इसी तरह कैश भी था? कैश भी था क्या? तो रहता है तरफ के केस का क्या सामान है? चोकर नहीं बेचते हैं, चोकर नहीं बेचते हैं। तो क्या तू नाम लिया? फलाना स्टोर कौन है? हम बोले बता नहीं सकते हैं, बहुत दुकान है बाजार में, कौन स्टोर है क्या है। तो चलिए, फिर एक 15-20 सेकेंड के बाद आया
मोटरसाइकिल लगा, 2 लड़का बैठा हुआ, वही लड़का फिर आया तो वहाँ आने हम बोले भैया क्वारंटाइन में दूर रहो ना। मतलब गेट के पास? हाँ, गेट के पास से हमारा माल नहीं बोले ना, हमको सामान लेना है। तो वो बोला? वो बोला, बोलते हुए आगे बढ़ रहा, एक गल्ला को उठाया और भागा तो हम भी उसके साथ तुरंत लपक के जब तक वो सेट करके बैठ नहीं सका। मोटरसाइकिल पे 2 पहले बैठा हुआ था और एक वो लकड़ी का गल्ला, बैठ नहीं सका, गड़बड़ाया। तो हम तो मोटरसाइकिल को कोई नहीं था, अकेले देख के वो जाके 2 निकल गया, वो गल्ला सड़क पे गिर गया। हम एक पकड़े, पीछे से पकड़ के नीचे गिराए। आप अकेले पकड़े? हाँ, अकेले पकड़े। और उसके बाद गिराए तो हमारा आवाज़ थोड़ा सा भारी आवाज़ भी, हम जरा सा पकड़ो जाकर चिल्लाए तो सतीश केडिया और 2-3 ठो निकल के आया, सब पकड़ के फिर भीड़ जमा हो गया मोहल्ला का। सतीश जी ने फिर थाना फोन किया। कितने बजे का घटना है? हाँ, कितने बजे का घटना है? ये अभी बज रहा है 1:20 12:10 का घटना हुआ। वो लोग 3 लोग थे? हाँ, 3। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे। एक उतरा था और 2 गाड़ी। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से शुक्रवार को श्याम सेवा समिति में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सदर विधायक भी उपस्थित रहे। मौके पर माइका उद्योग की दशा पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक बाबूलाल पर निशाना साधा गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से ICR रोड स्थित श्याम सेवा सदन में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में चेंबर अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला के अलावे सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि रुग्ण हो चुके माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए गुरुवार को विधायक के नेतृत्व में माइका एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने सूबे के मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। लेकिन इस मामले का क्रेडिट भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बाबत चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि चेंबर ने बाबूलाल मरांडी से कोई मदद नहीं मांगी है। बावजूद इसके उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर माइका एसोसिएशन के ज्ञापन से लिए गए कई तथ्यों को ट्वीट कर इस मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश की है, जो बेहद गलत है। क्या बाबूलाल मरांडी ने आपके कंटेंट को चोरी किया है? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के पत्र को देखने से ऐसा साफ प्रतीत होता है कि हमारे जो पत्र है उसका 75% हिस्सा हूबहू वही उनके पत्र में। तो क्या चोरी किया गया जो ज्ञापन देने वाले थे? कॉपी किया गया। ये क्योंकि हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि कोई 2 विभिन्न व्यक्ति अगर एक ही विषय पर लिख रहा है तो दोनों की भाषाएं, दोनों के शब्द लगभग एक जैसे हों, 75% मिलते हों, ऐसा मुझे पृथ्वी पर तो संभव नहीं लगता। हम तो यही कहेंगे कि कहीं न कहीं तो इसमें जो है कुछ करामात हुई है हमारे पत्र से वो कंटेंट कॉपी पेस्ट करने की। अब आगे की राजनीति क्या कर रहा है? नहीं, आगे के बारे में अभी कोई बात नहीं, क्योंकि ये अखबारों में जो छपा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी को जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनुरोध किया था पत्र देने के लिए, ये बात सर्वथा गलत है। विधायक के प्रयास को का श्रेय लेने की होड़ कर रहे हैं मरांडी जी निश्चित रूप से हमारे विधायक सुदिव्य कुमार जी जो प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह प्रयास सफलीभूत होगा, तो इसलिए लेने के लिए तत्काल उन्होंने ये जो है पत्र जारी किया है। इधर इस मामले में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक बड़े कदकाठी के नेता हैं, उन्हें ऐसी ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है। इन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कई बार राजनीतिक गद्दी पर बिठाया गया है, लेकिन आज तक बाबूलाल मरांडी ने बर्बाद हो रहे माइका उद्योग के लिए कुछ नहीं किया है। अब वे इनके प्रयास में बेवजह अपना नाम लूट रहे हैं। कल गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गिरिडीह माइका एक्सपोर्ट एसोसिएशन के तमाम सदस्यों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। माइका उद्योगों की जो रुग्ण अवस्था है इसके लिए मैं भी चिंतित था।
माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने यह अवगत कराया था कि अगर माइका उद्योग पर लगी बंदिशों को रेगुलाइज कर दिया जाए, इसका नियमितीकरण कर दिया जाए, तो इस ज़िले में करीब 1-1.5 लाख लोगों को उनके घरों में रोजगार मुहैया हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर तमाम बातों को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें सकारात्मक आश्वासन भी मिले। हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात की रही कि आदरणीय बाबूलाल जी जो इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, हमारे ज़िले के बड़े नेता हैं, वो ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं जिसको देखकर हमें दुख होता है। 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यह प्रतिनिधिमंडल निकला, जिसने व्हाट्सएप में माननीय मुख्यमंत्री को दिए हुए मेमोरेंडम को जारी किया और 3:44 में आदरणीय बाबूलाल जी के ट्विटर हैंडल से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित एक पत्र सामने आ गया जिसके दोनों ही कंटेंट सेम थे। आपके माध्यम से मेरा बड़ा विनम्र आग्रह बाबूलाल जी से है कि बाबूलाल जी जिस कद के नेता हैं, ऐसी ओछी राजनीति उनको शोभा नहीं देती है। कोडरमा लोकसभा की जनता ने उनको इस प्रदेश का 3 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाया है, 3 बार उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाया है और आज भी उसी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां का सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी समस्या ये माइका उद्योग पर लगी हुई ये नाजायज़ बंदिशें हैं। अगर माननीय बाबूलाल जी बड़ा संवेदनशील होते तो मुख्यमंत्री की हैसियत से, लोकसभा सदस्य की हैसियत से या विधानसभा के सदस्य की हैसियत से संजीदगी वाली पहल कभी उनके द्वारा नहीं हुई। मुझको ये अफसोस हो रहा है कहने में कि जिस पहल को हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया, उस पहल का श्रेय लेने का जो ओछा राजनीति कर रहे हैं बाबूलाल जी, ये शर्मनाक है और ऐसे राजनीति से उनको तौबा करनी चाहिए और ऐसे कृत्य के लिए उनको तमाम झारखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। माइका एसोसिएशन ने शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा से मुलाकात की और माइका उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। बताया गया कि माइका उद्योग से एक बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। अब्रक उद्योग गिरिडीह की नींव थी, लेकिन आज यह उद्योग कई समस्याओं से जूझ रहा है। इसी को लेकर माइका एसोसिएशन ने शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात की और समस्या के समाधान की दिशा में पहल का आग्रह किया। मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, माइका एसोसिएशन के अशोक जैन, प्रभाकर बगेड़िया, राजेश छापरिया, संजय बगेड़िया, राजू बगेड़िया आदि मौजूद रहे। मौके पर एसोसिएशन की ओर से अब्रक उद्योग में आ रही समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया गया। बताया गया कि गिरिडीह में अब्रक उद्योग हजारों कामगारों के रोजगार का साधन हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई और माइका उद्योग बर्बादी के कगार पर चला गया। सरकार और प्रशासन अब भी प्रयास करे तो इस उद्योग के माध्यम से एक बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। व्यवसायियों ने अन्य कई समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने का आग्रह किया, जिस पर उपायुक्त ने पूरी गंभीरता से बातें सुनी और एसोसिएशन को सकारात्मक आश्वासन दिया। आज माइका इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के विभिन्न सदस्यों के साथ तथा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के साथ बैठक हुई, विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से गिरिडीह जिले के बंद पड़े माइका उद्योग को तथा ढिबरा उद्योग को पुनर्जीवित किया जाना है। जैसा कि सर्वविदित है कि इस ज़िले में लाख से अधिक लोग लॉकडाउन के पश्चात आ चुके हैं और सभी को रोज़गार देना सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकांश लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाने का कार्य जारी है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य स्थलों जैसे कि उद्योग, खनन इत्यादि में भी इनका इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। माइका के काफ़ी सारे एक्ट्स के अनुसार अभी वर्तमान में माइका का खनन नहीं हो रहा है, परंतु उसके जो आउटडोर डिस्पैच होते हैं ढिबरा, उसके खनन हेतु अभी भी यहाँ पे डम्प्स लाइसेंस में दिए गए हैं, जहाँ पर से उनका विधिवत खनन होता है और उसके बाद फिर वह मेटलर्जिकल प्रोसेस में जाते हैं, उसके फाइनली एक्सपोर्ट होते हैं। उसी में कतिपय कुछ परेशानियों से यहाँ के व्यवसायी तथा यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट गुजर रहे हैं, जिसको लेकर आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है। जीएसटी बिल, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट चालान के माध्यम से किस प्रकार उन सभी का परिचालन सुनिश्चित कराया जाए, इसको लेकर काफ़ी सुझाव आए हैं।
हम लोग यहाँ से एक केस स्टडी बनाकर सरकार के पास प्रेषित करेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है, किस प्रकार से नए खनन लीज उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किस प्रकार से नए डम्प्स सैंक्शन किए जा सकते हैं, नई नीलामियाँ हो सकती हैं, लाइसेंस इनेबल हो सकते हैं। और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि सरकार के द्वारा भी इस पर उचित विचार किया जाएगा और अगर ये संभव होता है तो हज़ारों की संख्या में यहाँ के मजदूरों को एक रोजगार मिल सकता है। जिला परिषद के सभा कक्ष में शुक्रवार को डीडीसी मुकुंद दास की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान रुर्बन मिशन की योजनाओं के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बीडीओ, सीओ, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे। रुर्बन मिशन की योजनाओं के चयन को लेकर जिला परिषद के सभा कक्ष में शुक्रवार को डीडीसी मुकुंद दास की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में सदर प्रखंड के 26 पंचायतों में से 6 पंचायत जो कि नगर निगम क्षेत्र में आ गए हैं, उन्हें छोड़कर कुल 20 पंचायतों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत योजनाओं का चयन किया गया है। योजनाओं में सोलर लाइट, एलईडी लाइट, हाई मास्क लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी शहरों की तरह जगमग लगें। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीसीसी सड़क, नाली निर्माण, सोख्ता का निर्माण करवाना है ताकि घरों का पानी घर के पास ही रहे और बहकर बर्बाद न हो जाए। वहीं कृषि के माध्यम से लोगों को व्यवसाय से जोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को मॉडल रूप देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं से जोड़ना आदि विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। बताया गया कि इन सभी योजनाओं को क्लस्टर भंडारीडीह में बनाया गया है। इसके माध्यम से विकास कार्यों पर नजर रखी जाएगी और पंचायत में हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सदर प्रखंड के बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी बसंत कुमार एवं कई पंचायत के मुखिया आदि मौजूद थे। आज जही साहब पहुंचे भी थे सर, जांच भी सब गए हुए हैं। परसा टाड़ में जो रोड है, परसा टाड़ जगह बता रहे थे, उसमें पूर्व से दोनों का जो एग्जैक्ट ये आता है ठीक है, वो यहाँ के बात हो गया नहीं है कल वोट बनने का 7,18,000 का कितना स्कूल का उप विकास सहायक महोदय, डायरेक्टर डीआरडीए, प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह सदर और अंचल अधिकारी गिरिडीह सदर के अलावा जो 26 पंचायत हैं, जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत में योजनाओं का चयन किया गया है। तो 26 पंचायतों में से 6 पंचायत जो हैं वो शहरी नगर निगम क्षेत्र में पड़ते हैं। तो उनको छोड़ करके बाकी जो 20 पंचायत हैं उसमें पायलट बेसिस पे एक भंडारीडीह क्लस्टर बनाया गया है और उसमें बहुत तरह की योजनाओं को चयन किया गया है, जिसमें कि सोलर लाइट से गाँवों को जगमग कराना जहाँ पे बिजली की लाइनें नहीं जा पाई है, एलईडी लाइट का प्रतिस्थापन कराना, साथ ही साथ हाई मास्क लाइट, पीसीसी रोड्स, गांव में पक्की नालियां बनाना ताकि बरसात के दिनों में या लोग घरों से निकला हुआ पानी को रास्ते में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो कच्चे रास्ते हैं वो कीचड़ भरे हो जाते हैं या उसमें गंदगी जमा हो जाती है या दुर्गंध आने लगती है। तो एक हेल्थ सैनिटाइजेशन के तहत में उसको प्रॉपर वे में एक अर्बन फैसिलिटीज़ उनके क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ जो घर से निकला हुआ वेस्ट पानी है, जो बर्बाद पानी है, उसको सोख्ता में डालने के लिए चाहे तो व्यक्तिगत रूप से सोख्ता बना सके या सामुदायिक सोख्ता बाज़ार वगैरह में या चौक चौराहे में बना सकते हैं ताकि भूजल के स्तर को हम लोग बढ़ा सकें। साथ ही साथ जो अपलैंड्स हैं जिसमें कि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है, सरफेस रन ऑफ की वजह से गली एरोजन हो जाता है या प्लगिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो हम टीसीबी ट्रेंच कम बंडिंग या फील्ड बंडिंग के माध्यम से या शेल्टर फार्मिंग जिसमें कि विंड शेल्टर वगैरह बना करके फर्दर या वृक्षारोपण करके हम ज़मीन को डिग्रेड होने से, उसका अपक्षीजन होने से हम बचा सकते हैं। उस तरह की योजनाएं ली जा रही हैं ताकि पर्यावरण के साथ साथ जो मिट्टी मृदा का जो टॉप सॉइल है, जहाँ की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोब्स होते हैं, जहाँ चूँकि किसी भी उत्पाद को या फसल को लगाने के लिए एक मीडियम मिट्टी एक मीडियम होता है,
तो उस चीज़ को हमको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। अच्छी मिट्टियाँ जो हैं वो सब जगह नहीं मिल पाती हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम अपने संसाधनों का ज़्यादा बेहतर उपयोग करें ताकि भविष्य में भी ये सब संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे। उसके अलावा जो लोग इन क्षेत्रों में, ये 20 पंचायतों में जो ई रिक्शा लेना चलाना चाहते हैं उनको हम लोग मुहैया कराएंगे। उनका प्रस्ताव मांगा गया है, पीसीसी रोड का मांगा गया है, उसके साथ साथ एक पक्का रास्ता रोड भी बनना है। इसके अलावा बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, उनको मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में या स्कूलों को मॉडल स्कूल्स के रूप में भी डेवलप करना है ताकि जो शहर के निजी स्कूल हैं उसके अटपार जो है वहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध हो सके और एक अच्छे माहौल में पठन पाठन का कार्य हो सके, जिससे कि जो पलायन है गाँव का वो रुक सके और शहरों की सुविधाएं उन क्षेत्रों में ही पहुँचे और एक विकास की किरण जो है उनमें भी प्रस्फुटित हो और लोगों को लगे कि हम एक अच्छा जीवन स्तर गुजर बसर कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट वगैरह गांव की महिलाएं जो हैं वो घर में बैठे बैठे आय के साथ संसाधन को बना सकती हैं या कंपोस्ट मैन्योर्स वगैरह जो हैं जो कृषि कार्य में मदद करते हैं और सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इस तरह के रोजगार सृजन की भी बहुत सारी योजनाएं ली गई हैं। उसके अलावा लिफ्ट इरीगेशन वगैरह, बकरी पालन, गौ पालन वगैरह की योजनाएं ली गई हैं। पूर्व में भी कपे विकास निर्देशालय के द्वारा जो है गोकुल ग्राम योजना शुरू किया गया है। अब हम ये रुबर्ण योजना से भी इसके तहत में भी हम एक सप्लीमेंट करते हैं ताकि आय के साधनों को कृषकों के, महिलाओं के या जो यूथ है वो चाहते हैं सहयोग समितियाँ बना करके एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में काम कर सके, तो वैसे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्ण मिशन योजना। और हम चाहेंगे कि लोग, गांव के लोग इसमें जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार की इस योजना का फायदा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारा लगातार प्रयास है कि इस रुबर्ण योजना के अंतर्गत में जो भी योजनाएं हैं उसका चयन, साइट सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन पार्ट जो है उसकी सतत मॉनिटरिंग होगी, सतत सुपरविजन होगा, सतत इंस्पेक्शन होगा ताकि क्वालिटी वर्क हम एक एसेट्स जो है परिसंपत्तियों का निर्माण गांव में या पंचायतों में कर सकें और उसका लाभ लोगों को मिल सके। उसके अलावा एक ऐसे सेंटर्स, कृषि सेवा केंद्र जैसे बनाए गए हैं जहां कृषि यंत्र भाड़े पे दिया जा सकेगा। जो आधुनिक मशीनें होती हैं कृषि के, जैसे हार्वेस्टर हैं, कंबाइन है, पावर टिलर है, थ्रेसर है, बहुत, चूँकि कुछ मशीनें काफ़ी मूल्य में आती है, सभी मझोले किसान, मध्यम वर्ग के या छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान इसका उपयोग खरीद नहीं पाएंगे, तो उनको भाड़े पे ले करके वो कृषि की जो नई विधाएं हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, जो रिसर्च वाली चीज़ें हैं, जो अच्छे मशीनें, एग्रीकल्चर औजार जो हैं जिसमें श्रम कम लगता है और कम समय में हम अपने कामों को, कृषि कार्यों को त्वरित गति से संपादित कर सकते हैं। तो अगर वो भाड़े पे लेंगे तो भाड़े पे देकर पहले आइए पहले पाइए के बेसिस पे इस तरह की भी बहुत सारी स्कीम्स इस पायलट बेसिस पे फंडारडी क्लस्टर में चुने गए हैं। और इससे मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ कि इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी जो है, जिसमें कि सभी तरह की योजनाएं, जैसे मैंने पहले बताया, गोट्री है, पिगरी है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है, उसके अलावा प्लांटेशन के हैं, लम्बरिंग है, वहाँ पे क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों लेने से एक मल्टीपल अप्रोच होगी और हम गरीबी पे भी इस पे हम एक अटैक कर पाएंगे और एक रेमोनरेटिव प्राइसेस किसान को मिल पाएंगे, जिससे कि उसकी आय की शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा और उसका जो जीवन स्तर है वो उपयोग, और जिस तरह से बिजनेस में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लोग चाहेंगे कृषि में भी या कृषि आधारित उद्योगों में भी इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि कृषि को एक अच्छा रोजगार का साधन बन सके और ग्रामीण स्तर पे रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। मानवाधिकार संघ का रौब दिखाकर एक दंपति ने गुरुवार देर शाम मुफस्सिल थाने में जमकर हंगामा किया। इस दौरान थानेदार से बदसलूकी भी की गई एवं अन्य पुलिस कर्मियों के साथ महिला ने मारपीट भी की। हालांकि बाद में माफी मांग लेने पर दोनों पति पत्नी को छोड़ दिया गया।
मानवाधिकार संघ नामक संस्था के अध्यक्ष का रौब दिखाते हुए एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर मुफस्सिल थाने में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान थानेदार को आईपीसी की धारा का पाठ पढ़ाने लगी और वर्दी उतरवा लेने की धमकी दे डाली। इसी बीच हो हल्ला सुनकर बीच बचाव करने सहायक अवर निरीक्षक राजेश्वरी कुमारी वहां पहुंची तो उसके साथ मारपीट करते हुए बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और दाएं हाथ में दांत काटकर जख्मी कर दिया। वहीं थाने का जवान अंबुज कुमार को भी बीच बचाव करने के क्रम में दांत से काटते हुए नाखून से नोच दिया। तभी वहां पुलिस अवर निरीक्षक हेमा कुमारी मामले को शांत कराने पहुंची तो उन्हें मारने के लिए लोहे का बड़ा टुकड़ा लेकर दौड़ पड़ी, जिसे वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने छीन लिया। घटना के बाद दोनों पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अब पूरा उसको बीच बचाव करने में बच्चा काहे हल्ला कर रही है तो बोल रही है कि यहाँ पे एकदम उलझ गई, सब कागज पत्तर फेंकने लगी और फिर आई झोटा झूठी करके दाती उती सबको काटने लगी। बड़ा बाबू को भी पूरा आपको भी दांत काटा है ना, वो दिखाइए ना। काटने लगी। मैडम आई हेमा मैडम उनको भी दाती काटने लगी, पूरा झोटा झूठी करने लगी। थाने में किस काम से आए थे? किसी काम से आए होंगे ना थाना? जमीन विवाद के लिए। तो आप लोग जमीन विवाद के लिए क्या करने आए थे थाना में? जमीन विवाद में हम लोग हर तरह के काम करते हैं जहाँ पे मानव के अधिकार का हनन होता है। तो आप लोग मानव अधिकार से हैं? समाज सेविका है। समाज सेविका। गाड़ी में आपके बोर्ड लगा हुआ है मानव अधिकार का। हाँ, तो समाज सेवा का ही काम करता है मानव अधिकार में। तो कहाँ का संगठन है ये? हम लोग का अपना संगठन यही का संगठन अपना संगठन है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आई उसके बाद? कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। प्लीज मुझसे कुछ नहीं पूछिए, मैं बाद में बात करती हूँ। गाड़ी आपकी कहाँ के रजिस्ट्रेशन है ये? गिरिडीह का है? नहीं, हमने रामगढ़ से खरीदा। हाँ? रामगढ़ से खरीदा। रामगढ़ से खरीदी? रांची से, क्योंकि उसमें खूटी का नंबर है। हाँ, वहीं से खरीदा। गाड़ी किसके नाम पे है रजिस्टर? मेरे ससुर जी के नाम। ससुर जी के नाम पे। क्या नाम है ससुर जी का? BM विद्यार्थी। BM विद्यार्थी। ससुराल आपका यहीं गिरिडीह है? पचम्बा हरीचक में। ठीक। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं बोली ना, मैं अभी कुछ बात नहीं कर सकती। नहीं पूछ रहे, बस हस्बैंड क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का? एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में है। कोचिंग चलाते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? छोटी सी एक संस्था है जहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या नाम है संस्था का? उतना डिटेल में मैं भी नहीं जाना चाहती। नहीं हम लोग पूछ रहे हैं बस। नहीं ठीक है भैया, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो आप लोग आज जमीन विवाद सुलझाने आए थे यहाँ? बस इतना ही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपका नाम, पहले नाम बताइए। क्या? निशान भास्कर। आपके क्या हस्बैंड हैं? मैडम क्या नाम हुआ? भास्कर। हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। हम लोग काम करते हैं, बहुत जगह काम समाज सेवक के रूप में काम करते हैं। जमीनी विवाद को तय करते हैं? नहीं, जमीनी विवाद नहीं, यही काम करते हैं। आपके गाड़ी में एक बोर्ड लगा हुआ है, किस चीज़ का बोर्ड है? मानवाधिकार संगठन। तो क्या वो संगठन का कहाँ है अस्तित्व? आप हम बोल रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं बोल कौन सा वही बोल रहे हैं हम लोग। अभी स्थिति हम लोग जिस तरह से बिहेव किया गया है थाने के अंदर, हम लोग आप में इसकी बिहेव किया कि आपके साथ मिसबिहेव किया? सर ये बताइए कि हम थानेदार था कि डाउन करके आवाज नीचे आवाज में बात करो, थानेदार से ऐसा बोला जाता है? ऐसा नहीं बोला। नहीं, ये पहले बताइए यार, आप कौन चीज हैं? आप फर्जी संगठन चलाते हैं और जनता का दलाली करते हैं, जमीन विवाद का दलाली करते हैं। आपकी पत्नी रेकॉर्ड छीन रही थी, अभी मना किए, सुबह रेकॉर्ड छीन रही थी। इस संबंध में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि कुरुमडीहा गांव में एक जमीन पर विवाद चल रहा था। इसी विवाद की जांच करने व विवादित जमीन पर गए थे। जांच के बाद उचित कार्रवाई की गई थी। इसी बीच शाम को खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की अध्यक्ष बताने वाली प्रीति भास्कर व उसके पति निशांत भास्कर थाने पहुंचे। बातचीत करने के बहाने कक्ष में घुसकर दोनों दुर्व्यवहार करते हुए चिल्लाने लगे और थाना की कुर्सियां पटक दी, कागजातों को तितर बितर कर दिया। हालांकि बाद में दोनों पति पत्नी भीगी बिल्ली बनकर थानेदार व अन्य पुलिस कर्मियों से क्षमा मांग ली, जिसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। कुरुमडीहा में 3 भाइयों के बीच जमीन का झगड़ा है, जिसमें
उसमें 2 भाई गूंगा है और 1 भाई नहीं। उसमें परसों भी एक यहाँ हुआ था, पंचायती हुआ था, और उसमें कई मुखिया लोग आए थे। मुखिया लोग के बीच में भी आ गई थी और हल्ला हंगामा की। आज अचानक ही पहुँच गई। अपने आप को बताती है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अपने हस्बैंड के साथ आई और हमसे पूछी कि आप किस हैसियत से उस ज़मीन पर गए। हम बोले कि हम थाना प्रभारी की हैसियत से गए और जहाँ से शिकायत आती है वहाँ जाते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। हम जो गए आज तो न्यायोचित कार्रवाई किए। उसी पर हम कह गए आवाज़ नीचे करके बात करो, कॉलर पकड़ ली। कॉलर पकड़ ली तो अगल बगल के जितने भी अफसर थे उसको बीच बचाव करने आए। बीच बचाव करने के बाद पुरुष लोग तो हट गए, बेचारी महिला दोनों ASI के साथ मारपीट की, झोटाझोटी की, दांत काट ली, पूरा ऑफिस का कुर्सी टेबल उलट दी, कागज पत्र को ये कर दी। एक गंभीर मामला है। फर्जी मामला, फर्जी संगठन चला करके फर्जी संगठन के आड़ में लोगों से पैसा उगाही करने का काम करती हैं और पुलिस पर दबाव बनाती हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें कान अंकित किया जा रहा है। पुलिस कार्य में बाधा और फर्जी संगठन बनाने के और पुलिस के साथ मारपीट करने का कान अंकित करके इनको जेल भेजा जाएगा। इनका कार और सब सीज करके सीज किया जाएगा। पीरटांड में गुरुवार को संदेहास्पद परिस्थिति में हुई एक युवती की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। मृतक युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पीरटांड थाना क्षेत्र के जटाडीह में संदेहास्पद परिस्थिति में एक युवती की मौत हो गई। युवती का शव एक बरगद के पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए एक यूडी केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतक की पहचान छोटू हेम्ब्रम की पुत्री बबीता कुमारी के रूप में की गई है। बताया गया कि घर से करीब 12 किलोमीटर दूर उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। सदर अस्पताल में उसका शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। ये कौन लगती है मृतिका? बेटी है। क्या हुआ था? फांसी लगाया। कैसे? अब कैसे लगाया, कैसे घर से निकल गया कल 12 बजे। हाँ। और कल से अब खोजते खोजते पूरा परेशान हो गए, नहीं मिले तो आज 8-9 बजे के लगभग में आपको फोन किए थे, देखो बची है, हम फांसी लगा लिया। क्या चीज़ लगा हुआ था गले में? पेड़ से लगाया? पेड़ में लगाया, बार का पेड़ था। गले में है गामछी, वो जो नहीं आजकल लाल गामछी लड़के लोग रखते हैं, वही वाला गामछी। किसी से कोई विवाद वगैरह था या क्या? विवाद तो है घर में अपना भाई से। शादीशुदा था कि? लड़की शादीशुदा नहीं। कितना उम्र है? 18-19 साल। मतलब घर में आपस में भाई बहन में झगड़ा था। और कोई दुश्मनी किसी से? और कोई दुश्मनी किसी से नहीं, वैसे खाली भाई से दुश्मन था, आप कोई दुश्मनी किसी से नहीं। कहाँ घर है? घर घटाडीह। घटाडीह। कौन सा थाना है? जमुआ के मलुआटांड में काम कर रहे एक 35 वर्षीय मजदूर सरताज अंसारी को करंट लगने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। जमुआ रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जमुआ के मलुआटांड में काम कर रहे मजदूर को करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गया। तुरंत ही मजदूर को जमुआ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद से गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया कि 35 वर्षीय मजदूर सरताज अंसारी अपने घर के बगल में ही देवी सिंह के मकान में काम कर रहा था। इस दौरान छड़ बांधने के क्रम में छड़ का एक सिरा 11,000 वोल्ट के तार से सट गया। छड़ में करंट आते ही इसे जोरदार झटका लगा और बुरी तरह से जख्मी हो गया। जमुआ हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह लाया गया है, जहां इसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरताज अंसारी। कहाँ घर है? मलुआटांड। कौन सा थाना? जमुआ। क्या हुआ था? वो काम करते हुए करंट मार दिया। कहाँ काम कर रहा था? वहीं घर पे। क्या चीज़ का काम करता है? मजदूरी का है। कहाँ पे काम कर रहा था? घर पे किसके यहाँ? घर पे वहीं बगल ही में काम कर रहा था, ढलाई में। तो कैसे हुआ ये? वही छड़ उठाया ना तो तार में टच करी है, 11,000 तार जो था उसमें टच करी है।
कब हुआ ये? आज सुबह 7 बजे। गिरिडीह सदर प्रखंड के बजटो पंचायत के सिमरिया गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस क्रम में हाथियों ने कई एकड़ खेत में लगे जेठवा सब्जी के फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। वहीं कई मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथी अभी भी सिमरिया गांव में ही मौजूद हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह सदर प्रखंड में फिर से हाथियों के झुंड ने आतंक के साथ दस्तक दे दी है। प्रखंड के बजटो पंचायत अंतर्गत सिमरिया गांव में हाथियों के झुंड ने लगभग 1 एकड़ खेत में लगी गन्ना, मूंग, केला, बोड़ी जैसे जेठुआ सब्जी की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। पंचायत के सिमरिया गांव के रोहन महतो एवं उसी के भाई बजटो पंचायत के पंसस अर्जुन प्रसाद वर्मा के लगभग 1.5 एकड़ में बनी 4 दीवारी को 6 जगहों से तोड़कर हाथियों के झुंड ने क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही 4 दीवारी के अंदर घुसकर करीब 5 कट्ठा खेत में लगे गन्ना, केला, मकई के साथ जेठुआ फसल को पूरी तरह तोड़कर पैरों से रौंद दिया। इसके बाद हाथियों के झुंड ने रोहन महतो के घर पर हमला कर दिया। हाथियों के हमले में रोहन महतो तथा उसकी पत्नी बाल बाल बच गए। हमले के वक्त दोनों पति पत्नी घर के अंदर ही सो रहे थे। हाथियों ने रोहन महतो के घर को 2 जगहों से तोड़कर छेद कर दिया है। साथ ही घर में रखे चावल, गेहूं, सरसों तथा गाय के चोकर समेत करीब 3 क्विंटल अनाज को चट कर दिया है। रोहन महतो के घर करीब 1.5 घंटे तांडव मचाने के बाद हाथियों के झुंड ने गांव के ही बहादुर प्रसाद वर्मा के खेत में दस्तक दी और 4 दीवारी तोड़कर करीब 3 कट्ठे में लगे मूंग, बोड़ी एवं मक्का आदि जेठुआ फसल को चट कर दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय पंचायत समिति सदस्य अर्जुन प्रसाद वर्मा ने बताया कि हाथियों के झुंड में करीब 18 हाथियों की होने की आशंका है। झुंड के गांव में प्रवेश होते ही मुखिया समेत वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, परंतु अधिकारी सहायता पहुंचाने के बजाय अपने मोबाइल बंद कर सो गए। जंगली हाथियों ने इस लॉकडाउन के दौरान गरीब किसानों की फसल को बर्बाद कर उनकी कमर तोड़ दी है। फसल तथा घर बर्बाद होने से किसानों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण की एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हाथियों के झुंड अभी गांव के पास ही बजटों के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं, जिससे सिमरिया समेत आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। बताइए। शाम को 7:30 बजे हम लोग खा के सो गए। उसके बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे हम सोए हुए थे। इधर से मिट्टी का दीवार था, वो आवाज़ निकला, तोड़ के गिरा दिया हमारे चौकी के बगल में। और चौकी के बगल में गिरने के बाद हम लोग उठ के भागे। वहाँ से निकले बाहर तो देखते हैं हाथी का बहुत झुंड है और उसमें से बहुत सा सामान खा गया, गेहूँ, चावल और गाय का चोकर था, ये सब खा गया। और बर्तन सारा जितना खाना बनाने का था वो सब। आप जिसमें दीवार टूटा उसमें आपका सोए हुए थे? उस टाइम सोए हुए थे। आवाज़ जब नहीं आया तो हमने वहाँ से भागे, देखें आवाज़ घर का दीवार। बाल बाल बचे हैं आप? हाँ, बाल बाल बचे। विभाग को सूचना दिए थे? हाँ, सूचना तो दिया बाहर निकलने के बाद, लेकिन कोई नहीं आया। मुखिया जी बोला कि भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, लेकिन आया कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं। और 11:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारे कंपाउंड के अंदर रहा हाथी लोग। फिर अपने से धीरे धीरे निकला। बहुत कोशिश भी किए लेकिन नहीं कुछ सुनवाई हुआ। कितने हाथी झुंड होगी लगभग? लगभग रात में तो गिन नहीं पाया, लेकिन 20-22 के बीच में था। ठीक। 11:30 बजे हम लोग अपना खाना पीना खा करके सोए थे। सोने के बाद कंपाउंड जब मेरा टूटा तो आवाज़ आया। आवाज़ सुन करके हम लोग ने बाहर हुआ और बाहर होने के बाद देखें कि हाथियों का झुंड बहुत बड़ा है। झुंड देख करके फिर हम लोग अपना अगल बगल गए, गांव में हर जगह सूचना किए। सूचना करने के बाद सभी को बोलें। उसके बाद फिर प्रशासन को सूचना किया, पुलिस विभाग को सूचना किए, कहीं कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर मुखिया को फ़ोन किए। मुखिया जी को फ़ोन करने के बाद मुखिया जी बोला कि ठीक है, अभी 10 मिनट के अंदर प्रशासन लोग आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। इतने देरी में मेरा घर आकर के हाथियों का झुंड ने मेरे भाई का मकान को तोड़ दिया और हमारे जो बारी में फसल लगा था, जिसमें कम से कम 5 कट्ठा में मकई था, वो पूरा मकई खा गया। बंगला केला जो हम लोग लगाए थे, कम से कम 50-100 पेड़ केला खा गया, तोड़ दिया, सब कबाड़ के उखाड़ के फेंक दिया।
बाकी जो आज के देहात में जो केला रहता है वो केला को पूरा तहस नहस कर दिया, उसको भी सब पूरा खा गया। बाकी केतारी था उसको भी खा गया। और जब फिर गांव के लोग जूतने के बाद यदि हम लोग हाथी के पास गए तो हाथी हम लोग को रगड़ने शुरू कर दिया। हम लोग तरफ दौड़ा, फिर हम लोग भाग गए। फिर हाथी अपना मन से खाया पिया, उसके बाद चला गया। जिसमें हमारा भाई के घर से गाय का चारा चोकर था वो खा गया, गेहूँ खा गया। हाथियों का झुंड को भगाने के लिए कोई आया था विभाग का टीम? कोई नहीं आया था। कितना देर तक रहा हाथी? कम से कम 2 घंटा हाथी यहाँ रहा। वो अपने मन से फिर भागा, हम लोग भी नहीं भगा सके। वो अपना मन से भागा, उसको जो करना था सारा प्रक्रिया करने के बाद आप लोग प्रयास किए थे? हम लोग पूरा प्रयास किए, नगाड़ा बजाएं, लुक लगाए, लेकिन फिर भी हाथी तब से मस्त नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग छोड़ दिए और अपना जगह पर हम लोग जगह लेकर के चले गए। फिर हाथी को जो मन बुझाया पूरा क्षति किया। क्षति करने के बाद वो फिर अपना वापस। आप लोग गांव से बाहर भाग गए थे? हाँ, गांव से हम लोग गांव से बाहर नहीं भागे। गांव के बगल ही जो पक्का मकान छत 2 तल्ला था, ढलाई था, उस पर हम लोग चढ़ गए और वहीं से देख रहे थे हाथी क्या। चैताडी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में 17 मई को सूरत से लौटी प्रसव कराने आई एक महिला का स्वैब सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया था। अब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से जच्चा और बच्चा दोनों को छुट्टी दे दी गई है। सदर अस्पताल की इकाई चाताडी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में प्रसव कराने 17 मई की शाम आई एक महिला का एंटीबॉडी टेस्ट संदिग्ध पाए जाने के बाद उसे प्रसवोपरांत सतत निगरानी में रखा गया था। उसके स्वैब जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया था। पीएमसीएच से जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला को नवजात बच्ची के साथ घर जाने के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन महिला व बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। महिला अपने पति के साथ सूरत में रहती थी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच अपने पति के साथ गांव लौटी थी। गांव में ही उसे 17 मई को प्रसव पीड़ा होने लगी तो परिजनों ने उसे चाताडी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां प्रसव पूर्व उसकी एंटीबॉडी टेस्ट कराई गई, जिसमें रिपोर्ट संदिग्ध पाए जाने के बाद सतर्कता बरतते हुए प्रसव कराया गया था। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद महिला के स्वैब को संग्रह कर जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया था, जबकि उसके पति व अन्य परिजनों का एंटीबॉडी टेस्ट किए जाने पर नेगेटिव पाया गया था। महिला की संदिग्ध रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में ही उसे सतत निगरानी में एक अलग कक्ष में रखा गया था, लेकिन अब जच्चा बच्चा को छुट्टी मिल गई है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऑनलाइन केबल आधारित शिक्षा को सफल बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। इसको लेकर शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को ऑनलाइन केबल क्लासेस के लिए प्रखंडवार प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति की गई। ऑनलाइन केबल आधारित शिक्षा को सफल बनाने के लिए झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिक्षक संघ की ओर से DG 7 और ऑनलाइन केबल क्लासेस के लिए प्रखंडवार प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बताया गया कि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रह जाते हैं। इसके कई कारण सामने आए हैं। कुछ बच्चों की शिकायत है कि उन्हें समय पर मोबाइल नहीं मिल पाता है, इस वजह से वे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए गिरिडीह प्रखंड से शिक्षक राजेंद्र प्रसाद, रविकांत चौधरी एवं संजीव कुमार को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह बेंगाबाद से दिग्विजय कृष्णा, अजय महतो व उमाशंकर राम, गांडे से सुदीप कुमार, धीरेन्द्र वर्मा व रूपा कुमारी, जमुआ से निशिकांत सिन्हा और नीलकंठ मंडल, धनवार से विनोद यादव, विनोद वर्मा और मिथिलेश मिश्रा, तो बिरनी से शंभू कुमार गुप्ता, रंजीत वर्मा आदि को मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ न केवल शिक्षकों के हित के लिए बल्कि विद्यार्थियों के हित के लिए भी सदैव तत्पर रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में सरकार के द्वारा जो DG 7 कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, माननीय विधायक गिरिडीह के प्रयास से और जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रयास से, CCL DAV के संस्थान के सहयोग के प्रयास से ऑनलाइन केबल आधारित शिक्षण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर से तो प्रयास चल ही रहा है, लेकिन झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी कमर कस ली है और विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति की है कि इन सरकार के ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो बच्चों के हित के लिए है, छात्रों के हित के लिए है,
तो उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय में इसको और कैसे हम लोग अच्छा करें, इसके लिए अलग अलग प्रखंड के लिए अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे गिरिडीह प्रखंड को मैं स्वयं और UHS हाई स्कूल के रविकांत चौधरी जी, तीसरी से घनश्याम गोस्वामी, धनवार से विनोद यादव, गांडे से सुदीप कुमार, तेंगाबाद से उमाशंकर राम, श्री आदित्य झा, ये सब शिक्षकों को हम लोगों ने प्रभारी बनाया है। और सारे प्रखंड हैं, 13 प्रखंड में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं जो अभिभावकों से बात करेंगे और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे और मोटिवेट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि उनके फादर्स या पेरेंट्स मोबाइल नहीं देते हैं, तो वैसे सभी लोगों को हमारे संघ के लोग और शिक्षक लोग संपर्क करेंगे और जागरूकता अभियान चलाएंगे कि ये आपके बच्चों के बेहतरी के लिए है और आप इससे सरकार की योजनाओं से लाभ उठाएं और एक बेहतर शैक्षणिक माहौल हम बना सकें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटिया रोड में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। बाइक सवार आए बदमाशों ने एक दुकान से गल्ला उठाकर भागने का किया प्रयास। बुजुर्ग दुकानदार ने खदेड़ कर पकड़ा। आसपास के लोगों की मदद से पहुंचाया गया हवालात। सिमरिया गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। घर की चारदीवारी को तोड़ा, खेतों को भी पहुंचाया नुकसान। दहशत में है इलाके के लोग। माइका एसोसिएशन ने की उपायुक्त से मुलाकात। सदर विधायक भी रहे मौजूद। बाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले की गई प्रेस वार्ता। बाबूलाल मरांडी पर झूठी क्रेडिट लेने के लिए साधा गया निशाना। रुर्बन मिशन के तहत संवरेगी गिरिडीह के 20 पंचायत की किस्मत। डीडीसी के नेतृत्व में संपन्न हुई बैठक, तैयार हुआ मसौदा। और मानवाधिकार संघ का रौब दिखाकर एक दंपति ने मुफस्सिल थाने में किया हंगामा। थानेदार के साथ की बदसलूकी, पुलिसकर्मियों के साथ भी की मारपीट। थाने में देर तक चला इनका हाई वोल्टेज ड्रामा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।